बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले इसके अंदर पहला लॉ आपका आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है आपका, सपोज जैसे मैंने बोला C+O2 गिव्स CO2, ठीक है। तो कार्बन का जो वेट है वो कितना होता है 12, ठीक है। ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 8, 16, ठीक है। तो 16 × 2 ये हो जाएगा आपका 32, ठीक है, यानी 12 और 32। तो 12 और 32 कितना हो गया 44, ठीक है। यानी कि जो रिएक्टेंट्स का वेट है आपका कितना आया रिएक्टेंट्स का, दैट इज 44, ठीक है। तो अब आप इसका भी निकाल लीजिए प्रोडक्ट का। जब प्रोडक्ट का वेट निकालेंगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा 12 + 32, दैट इज 44। तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का बेसिकली जो कहना है वो ये है कि जितना आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट का जितना आप मास ले रहे हैं उतना ही आपको मिलेगा किसका, रिएक्टेंट्स, सॉरी प्रोडक्ट्स का, ठीक है। यानी जितने रिएक्टेंट्स आप लेंगे उनके मास का टोटल सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। यानी जो प्रोडक्ट लोगे उसका जब मास प्लस करोगे वो एकदम से एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। एक और अगर आप लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल AgNO3, ठीक है, प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। अगर अब आप AgNO3 का मास निकाले, NaCl का मास यानी Ag का अलग, N का अलग, O का अलग, Na का अलग, Cl का अलग, और इन सबको प्लस करेंगे तो इसका मास इसके इक्वल आएगा, ठीक है। ये वाला आप घर पे ट्राई करके देख सकते हैं। तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि आपका जितना रिएक्टेंट ले रहे हैं उसका मास का सम इज इक्वल टू द जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है उसका मास, ठीक है। ये लेकिन आजकल वैलिड नहीं माना जाता क्योंकि कुछ मोस्टली जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट की फॉर्म में निकल जाता है या गैस की फॉर्म में गैस की फॉर्म में कुछ प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं तो वो उड़ जाते हैं, गैस निकली तो वो उड़ गए, तो जो टोटल मास है वो इक्वल नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ आजकल वैलिड नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। जैसे कि सपोज बेटा मैं आपको बोल रही हूँ कि हमने वाटर ले लिया, ठीक है। अब वाटर आपका ज़रूरी नहीं है कि डिस्टिल वाटर ही हो, ठीक है। आपने एक डिस्टिल वाटर ले लिया, एक टैप वाटर ले लिया, एक रेन वाटर ले लिया। तो वाटर इज व्हाट H2O। चाहे आप रेन का ले लो, चाहे आप डिस्टिल ले लो, चाहे आप टैप का ले लो, चाहे आप RO का ले लो, तो आप वाटर ले रहे हो तो इसका मतलब आप H2O ले रहे हो, ठीक है। तो वाटर हमेशा जो भी आप ले रहे हो कहीं से भी कोई भी अगर आप कंपाउंड ले रहे हो, ठीक है, हमेशा वो एक फिक्स रेशियो में रहेगा। जैसे वाटर का कितना है मेरा H का 2, ठीक है, यानी 1 × 2 यानी कि 2 हो गया इसका। ऑक्सीजन कितनी है 16। तो जब मैं इसको रेशियो में निकालूंगी तो ये हमेशा आएगा 1/8 की रेशियो में वाटर रहेगा। यानी कि अगर मैं कोई भी वाटर ले रही हूँ, रेन, डिस्टिल, टैप, RO, तो जो H2O की रेशियो रहेगी वो हमेशा फिक्स रहेगी, डेफिनेट रहेगी, दैट इज 1/8। ऐसे ही सपोज मैं एक एग्जाम्पल बोलूँ कि C+O2 गिव्स CO2, ठीक है। CO3 को मैंने हीट कर दिया तो CaO प्लस क्विकलाइम और CO2, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं NaHCO3 को अगर मैं हीट करती हूँ तो ये मेरा बनेगा प्लस HCl, तो ये बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। तो इसमें हर जगह CO2 निकल रहा है, CO2, ठीक है। यानी कि CO2 जो है आप किसी भी रिएक्शन से ले लीजिए वो आपका हमेशा CO2 ही रहेगा। और CO2 का मतलब क्या है, अगर कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, तो 12/32, तो इसकी रेशियो हमेशा क्या रहेगी बेटा आप लोग के लिए, क्लियर हो गया। यानी कि रेशियो हमेशा जो ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की होगी दैट इज 3/8। चाहे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड हो, किसी भी रिएक्शन में से कोई भी तरह कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है कि कार्बन 1 रहेगा, ऑक्सीजन 32 रहेंगे। जब आप इनकी रेशियो निकालोगे तो एक होल फिक्स नंबर रेशियो में आएगी, दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसके बाद हमारा आता है तीसरा लॉ
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझाने का एक एग्जांपल लेती हूँ मैं कि क्या बोलते हैं। जैसे कि सपोज मैंने N2 NO N2O3 N2O5, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि सपोज इसमें नाइट्रोजन कितना है 40, तो 40 इंटू 2 28, तो इसमें नाइट्रोजन कितना हो गया 28। अब इसमें ऑक्सीजन कितना है बाय वेट 16, ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा नाइट्रोजन 14, इसमें 16, इसमें भी 28, और इसमें कितना हो जाएगा O3 16 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारा 48, इसमें हो जाएगा 28, और N2O5 में हमारा हो जाएगा 80, ठीक है। तो इसमें N2O4 भी ले लिया, सपोज 4 ले लीजिए, N2O5 ले लीजिए, तो N2O4 में 28, और ये हो जाएगा मेरा 80, और ये मेरा हो जाएगा 64, ठीक है। यानी अगर मैं N2 28, 14 इंटू 2, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 18 और 28, ऑक्सीजन 48, नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 64, 28 और 8, यानी ये नाइट्रोजन का वेट है, ये हमारा ऑक्सीजन का वेट है। अब हमें क्या रखना है कि हम एक वेट फिक्स कर लेते हैं इसमें, कि सपोज जो नाइट्रोजन है उसका वेट जो है हम फिक्स रखते हैं। सपोज सब में मैंने 14 14 14 14 14 इसका वेट मैंने फिक्स रख दिया, ठीक है। अब मैं इतने वेट के लिए, इतने नाइट्रोजन के वेट के लिए मुझे कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं कि आपने क्या करा, इसको पहले 28 को 14 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब 28 को 14 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 2। अब 2 को इससे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 8, यानी कि मुझे ऑक्सीजन कितना चाहिए 8, ऑक्सीजन बाय वेट कितना चाहिए मुझे 8। अगर 14 नाइट्रोजन का वेट है तो मुझे ऑक्सीजन का वेट कितना चाहिए 8, यानी कि मुझे आधा ऑक्सीजन चाहिए होगा, ठीक है। अब कैसे करोगे, 14 डिवाइड बाय 14, नाइट्रोजन फिक्स रख रहे हैं तो उसी से डिवाइड करेंगे 1, तो 16 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये क्या जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद सेम इसको आगे जब आप प्रोसेस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 24, उसके बाद आ जाएगा आपका 32, और उसके बाद आ जाएगा आपका 40। सेम इसी मेथड से करोगे, 14 से सबको डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा उस ऑक्सीजन को डिवाइड कर दो, ठीक है। इसका मतलब कि मुझे 14 नाइट्रोजन के लिए इतना ऑक्सीजन चाहिए होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नाइट्रोजन को फिक्स रख दिया, यानी कि मैंने नाइट्रोजन की वैल्यू है फिक्स रख दी। अब ऑक्सीजन चेंज होता रहा, एक में 8 चाहिए, एक में 16, एक में 24, एक में 32, एक में 40। तो जब मैं इस चीज़ की रेशियो निकालूंगी 18/16/32/40, तो 8/16/24/32/40, तो ये हमेशा क्या आएगी 1/2 होल नंबर, 3/4/5, यानी कि ये क्या आएगी एक होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो बेसिकली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता क्या है आपका, कि अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए हैं और एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो एक एलिमेंट को अगर आप फिक्स रखोगे, ठीक है, बाय वेट, तो जो दूसरा कंपाउंड है वो एक सिंपल होल नंबर की रेशियो में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अगर आप दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट ले रहे हो और अगर एक कंपाउंड को आप फिक्स रखोगे बाय वेट, तो जो दूसरा एलिमेंट है वो उसके साथ हमेशा एक फिक्स नंबर रेशियो से कंबाइन होगा। जैसे ऑक्सीजन कैसे 1/2, 3, 4 की रेशियो से कंबाइन होता जा रहा है, आधा नहीं है, पूरा नहीं है, कुछ नहीं है, यानी फिक्स से कंबाइन हो रहा है, तो ये कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट लॉ है गे-लुकास लॉ। हाँ, गे-लुकास लॉ बेटा क्या कहता है कि अगर आपका एक सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर आप दो गैसेस ले रहे हो या दो से ज़्यादा गैसेस ले रहे हो और वो आपस में कंबाइन कर रही हैं, तो जो उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। फॉर एग्जांपल कि हाइड्रोजन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, मुझको मिला 2HCl, ठीक है। अब सपोज मैंने इसका वॉल्यूम लिया है 1 वॉल्यूम,
हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम लिया है, क्लोरीन भी कितनी लिया है 1 वॉल्यूम, ठीक है। और मुझे कितनी गैस HCl की मिल गई है 2 वॉल्यूम की, तो 1:1:2, यानी कि जो इनके वॉल्यूम का रेशियो होगा वो एक सिंपल फिक्स्ड रेशियो बियर करेगा, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल इसमें और देख लीजिए, N2 + 3H2 gives 2NH3। सपोज इसका वॉल्यूम कितना है, जो आगे स्टाइशियोमेट्रिक नंबर होता है हम वही लेके चलेंगे, तो इसका कितना है 1 वॉल्यूम ले लिया, इसका हमने 3 वॉल्यूम ले लिया, इसका कितना मिला हमें 2 वॉल्यूम, तो 1:3:2 क्या है, एक होल नंबर। इनका जो वॉल्यूम की रेशियो है वो एक होल नंबर रेशियो होगी, यानी कि हाफ नहीं होगा, पॉइंट्स में नहीं होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, ठीक है। ये क्या है आपका गे-लुकास लॉ। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट एवोगैड्रो। एवोगैड्रो लॉ कहता है कि एट इक्वल, मतलब कोई भी अलग अलग गैसेस हैं लेकिन टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम रखा है, प्रेशर सेम रखा है, तो जितनी भी आप गैसेस ले रहे हैं उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 3 गैसेस लिए हैं, H2 ले लो, Cl2 ले लो, O2 ले लो, ठीक है। मैंने बोला है सेम टेम्परेचर रखो, सेम प्रेशर रखो, यानी कि कंडीशन जो होंगी वो सेम होंगी, ठीक है। मैं बोल रही हूँ H2O के अंदर सपोज n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो क्लोरीन के पास भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होंगे और ऑक्सीजन के पास भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होंगे, ठीक है। यानी सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर रखने पे अगर मैं डिफरेंट गैसेस ले रही हूँ तो उनके पास जो वॉल्यूम है उनका, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे सेम होंगे। अगर मैं बोल रही हूँ एक मैंने H2 ले लिया, एक मैंने HCl ले लिया, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर रखा है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ इसके अंदर सपोज y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इसके नंबर भी y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होंगे, ठीक है। और एक और चीज़, एवोगैड्रो नंबर आप लोगों को पता होगा कि कोई भी चीज़, जैसे कि एक एटम 1 मोल ले लो, ठीक है, 1 मोल ले लो, हमेशा 1 मोल जो होगा उसके अंदर 6.022 × 10⁻23 एटम्स कह लो, मॉलिक्यूल्स कह लो, पार्टिकल्स कह लो, ठीक है, होंगे। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास एक एटम है, ठीक है, तो एक एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स, कितने एटम्स होंगे, मतलब एक 6.022 × 10⁻23। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ CO2 है तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर 1 मोल है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल कह लो, 1 मोल ऑफ CO2 कह लो, आप एक एटम कह लो, आप एक मोल कंपाउंड कह लो, हमेशा जितने भी 6.022 × 10⁻23 इसके अंदर ये फिक्स चीज़ होती है। इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, ठीक है। 1 मोल ऑफ O2 एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आप बोलोगे 1 मोल ऑफ CO2 में कितने एटम है तो एवोगैड्रो नंबर जितने एटम होंगे। अगर मैं बोल रही हूँ 1 CO2 में कितने पार्टिकल्स हैं तो एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होंगे। हमेशा ये नंबर जो है फिक्स रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपके लॉस फिनिश हो जाते हैं। लॉस के बाद हम लोग आते हैं जो नेक्स्ट चीज़ है कि आपका मास क्या होता है, एटॉमिक मास। पहले नाम से पता लग रहा है कि एटम का मास इज नोन एज एटॉमिक मास। तो पहले क्या था कि पहले जो एटम के मास, एक सिंगल एटम के मास निकालना इज क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है, और वो एक्यूरेट भी नहीं होते थे। अगर मतलब सपोज मैंने बोला कि जो हाइड्रोजन का मास है मेरा वो 1.62 समथिंग × 10⁻⁻24 ग्राम ऐसा होता है, ठीक है। यानी कि ग्राम की जो यूनिट है वो इससे भी ज़्यादा, इसको भी से भी बड़ी है, ठीक है। नहीं, इतना छोटा हम उसको लेके चलते थे, तो हम इतना बड़ा एटम का मास नहीं लिख सकते। तो हम लोगों ने एक यूनिट निकाली, हम लोगों ने बोला कि हम रिलेटिव मास यूनिट लेके चलेंगे। रिलेटिव मास यूनिट का मतलब क्या है कि किसी भी एक चीज़ को हम रेफरेंस रखेंगे और उसके बेसिस पे हम बाकी सारे एटम्स का मास निकालेंगे। जैसे मैंने ऐसे क्लास में अगर बोल दिया, सपोज मैंने बोला कि क्लास में एक बच्चा है, उसका हाइट है 5'8",
बाकी बच्चों की हाइट बताओ, तो आप उसको रेफर करते हुए बताएंगे इसकी 2 कम है, इसकी 4 कम है, इसकी 1 ज्यादा है, इसकी 5 ज्यादा है। ठीक है, यानी कि आपने वो बच्चा रेफरेंस रख रखा है। तो इसीलिए हमने क्या किया साइंटिस्ट ने कि एक चीज को रेफर रखने के लिए एक चीज को सेंटर ले लिया, रेफरेंस ले लिया। तो सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन को लिया, ठीक है, एज अ रेफरेंस, लेकिन हाइड्रोजन काम नहीं करा, बात नहीं बनी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आते हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन को भी हमने हटा दिया। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन हमने फिर लिया, लेकिन ऑक्सीजन के आइसोटोप्स भी थे। ठीक है, O13 O14 ऐसे आइसोटोप्स भी थे, तो ऑक्सीजन को भी हम लोगों ने नहीं लिया। उसके बाद हमने कार्बन लिया। कार्बन में भी आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि कार्बन 13 14 क्यों नहीं लिए, कार्बन 12 को ही हमने एज अ रेफरेंस क्यों लिया? तो कार्बन 12 बहुत अबंडेंस में होता है अर्थ क्रस्ट में इन दोनों के मुकाबले। और दूसरा जो कार्बन 12 का जो एग्जैक्ट वेट होता है वो 12 यूनिट के बराबर होता है। यानी अगर कार्बन 12 है तो मैं उसका जो वेट बोलूंगी वो 12, जैसे हम कार्बन को 12 लेके चलते हैं ना, तो एग्जैक्टली 12 है, पॉइंट में नहीं है वो। ठीक है, तो इसलिए हमने कार्बन को रेफरेंस लेके चला है हम लोगों ने। उसके अलावा हमेशा जब भी आप एटॉमिक मास यूनिट लिखते हो तो AMU लिखते हैं, या फिर हम उसको खाली U लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कार्बन का लिखा 12U या फिर AMU, हाइड्रोजन का लिख दिया 1U या फिर 1 AMU, ऑक्सीजन का लिख दिया मैंने 16U या फिर AMU। तो इसकी यूनिट एटॉमिक मास यूनिट को हम ये लेके चल रहे हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला जो है वो क्या बताया गया था, कैसे निकाला गया था कि जो कार्बन है, जैसे कि हमें किसी भी एलिमेंट का मास निकालना है, सपोज, सॉरी इधर से देखिए, रिलेटिव मास ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का हमें अगर मास निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, अपॉन में 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, हमने कैसे 1 एटम, तो कैसे निकाला गया है? जैसे हमें सपोज ऑक्सीजन का निकालना है, ठीक है, मास, तो ऑक्सीजन का एक एटम का मास ऊपर रखेंगे, कार्बन 12 का जो मास है हम वो नीचे रखेंगे। ठीक है, और उसका 1/12 कर देते हैं। ठीक है, तो किसी का भी निकालना है, सल्फर का निकालना है तो सल्फर के एक एटम का मास ऊपर, और कार्बन के जो 1 एटम का मास है, एक एटम का मास, उसका 1/12 कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट एटम के मास बताए गए थे। ठीक है, कार्बन 12 को रेफरेंस में रखते हुए। ठीक है, उसके अलावा आता है हमारा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं है बेटा, आपका कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, जैसे मैंने ले लिया CO2 के एग्जांपल ले लो। कार्बन का मास कितना निकला? 12। ठीक है, ऑक्सीजन का मेरा होता है 16, 2 दे रखे हैं तो इंटू 2 कर दो, तो 12 और 32, ये निकल जाएगा आपका 44। ठीक है, तो जितना भी कंपाउंड है आपका या जो भी मॉलिक्यूल है, इसमें जितने डिफरेंट एलिमेंट हैं उतने डिफरेंट एलिमेंट का आप मास लेके इकट्ठा सबको प्लस कर दो। ठीक है, वो आपको निकल जाएगा मॉलिक्यूल का मास। बेसिक मॉलिक्यूलर मास इज एक कंबाइंड होल मॉलिक्यूल का मास इज नोन एज अ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, उस